जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए विशेष सामान्य हिंदी का कक्षा 11वीं का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न पर आपका जो है आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। यह आपका एक सैंपल पेपर मॉडल पेपर है जो आपको बताया कि आपके एग्जाम में पैटर्न जो है कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जो है लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सबसे पहले आता है हमारा खंड का, जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कन्यादान निबंध के लेखक हैं। क्या है? कन्यादान निबंध के लेखक हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए थे मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी और सरदार पूर्ण सिंह। तो यहाँ पर जो कन्यादान निबंध के लेखक हैं वो है सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मर्यादा के संपादक थे वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार और संपूर्णानंद। तो जो बाद मर्यादा पत्रिका के संपादक थे वो कौन थे? वो थे संपूर्णानंद। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आर्यों का आदि देश किस लेखक की रचना है? तो आर्यों का आदि देश किस लेखक की रचना है? सरदार पूर्ण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आर्यों का आदि देश किस लेखक की रचना है? तो ये डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। नेक्स्ट है घुमक्कड़ शास्त्र किस ग्रंथ के लेखक हैं? आगे है पूर्ण सिंह, राहुल संकृत्यायन, राय कृष्णदास। तो घुमक्कड़ शास्त्र जो ग्रंथ के लेखक हैं वो हैं राहुल संकृत्यायन। कौन है? राहुल संकृत्यायन है। नेक्स्ट है इंग्यासी में गेहूं और गुलाब की विधा क्या है? निबंध विधा है, नाटक विधा है, उपन्यास विधा है और यहाँ पर उपन्यास। तो गेहूं और गुलाब की विधा क्या है? तो गेहूं और जो गुलाब की विधा है वो क्या है? वो है निबंध विधा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं भूषण, बोधा, बिहारी, आलम। तो यहाँ पर जो रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं बिहारी। कौन है? बिहारी जो हैं वो रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है भक्ति काल, आधुनिक काल, आदिकाल, रीति काल। तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो है भक्ति काल। क्या है? भक्ति काल है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवराज भूषण रचनाकार है। तो इस शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? बिहारी लाल, भूषण, सूरदास, तुलसीदास। तो शिवराज भूषण जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? उसके रचनाकार है भूषण। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेम माधुरी के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद। तो प्रेम माधुरी के रचनाकार कौन है? तो प्रेम माधुरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु जो हरिश्चंद्र हैं वो प्रेम माधुरी के रचनाकार हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रामचरितमानस की रचना है वाल्मीकि की है, तुलसीदास की है, भूषण की है और यहाँ पर सूरदास की है। तो रामचरित जो मानस रचना है वो है तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दो गद्यांश दिए जाएंगे। दो गद्यांश में से कोई आपको एक गद्यांश का उत्तर देना है अथवा करके आपको यहाँ पर दो दिए गए हैं। इसमें पहला है आचरण की सभ्यता में सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघट्टू शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। सभ्याचरण नर
नार करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्या के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है, मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है, नम्रता दया प्रेम और दाता सबके सब सभ्याचरण की भाषा में मौन व्याख्यान है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो होता है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको जो है पाठ का नाम बताना होता है कि पाठ का आपका नाम क्या है, ठीक है। और दूसरा बताना होता है इसके लेखक कौन है, क्या है, इसके लेखक कौन है ये बताना होता है, ठीक है। इसका जो पाठ का नाम है तो आपको पता चल गया होगा, आचरण की सभ्यता जो है इसका पाठ का नाम है, क्या है, आचरण की सभ्यता जो है इसके पाठ का नाम है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं सरदार पूर्ण सिंह। कौन है, सरदार पूर्ण सिंह इसके लेखक हैं, ठीक है। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा देखिए गद्यांश दिया गया है। अगर आपको ऊपर वाला गद्यांश नहीं आता है तो आप नीचे वाला गद्यांश कर सकते हैं। आत्मा अजर है अमर है, उसमें अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद का भंडार है, अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां शक्ति होती है, और ज्ञान और शक्ति होते हैं वहां आनंद भी होता है। परंतु अविश्वास विद्यावशात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है। अल्पज्ञता के साथ साथ अल्प शक्तिमता आती है और इसका परिणाम दुख होता है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ जो है, पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम है शिक्षा का उद्देश्य। क्या पाठ का नाम है, पाठ का नाम है शिक्षा का उद्देश्य। और इसके जो लेखक हैं वो है संपूर्णानंद। कौन है, संपूर्णानंद है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको यहां पर करनी है, ठीक है। आत्मा को क्या माना गया है, प्रस्तुत पद्यांश में किसका वर्णन किया गया, इस गद्यांश में आनंद की कुंजी किसे बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको देखिए यहाँ से काव्य से आपको 2 3 4 लाइनें दी जाएंगी, उनको आपको पढ़ना होगा, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा। तो विस्तृत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक जिस पाठ से लिया गया उसका आपको नाम लिख दें। जैसे ये आपका लिया गया है बिहारी के दोहों से लिया गया है, तो लिख देंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी बिहारी पाठ के बिहारी के दोहों से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको। उसके बाद राधा श्री कृष्ण को मुरली क्यों छिपा देती है, राधा जी मुरली के बारे में श्री कृष्ण ने क्या कहा, प्रस्तुत दोहे में कौन सा रस है। तो यहाँ पर जो है श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, ठीक है। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। नीचे आपको दूसरा दिया गया, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको हम बता देते हैं ये किससे लिया गया, ये जो है भूषण के जो छंद हैं उनसे लिया गया, कि भूषण जो है वो वीर रस के कवि हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वीरता का वर्णन किया गया है, इसलिए ये भूषण की रचनाएं हैं, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के आपको उत्तर करने होते हैं। तो ये आपका जो है पद्यांश हो सकता है आपको दूसरा देखने को मिल जाए, तो आप इसी तरह अपना जो है तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का नाम बताइए। सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद और राहुल शंकरतैन। यहाँ पर आपको 3 लेखक दिए गए हैं। 3 लेखक में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। इसी में आपको खा दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, कविवर बिहारी और महाकवि भूषण। यहाँ पर आपको 3 दिए गए, 3 में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देते हुए उनका उल्लेख करना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आकाशदीप अथवा प्रायश्चित कहानी का सारांश लिखिए, अथवा बलिदान अथवा प्रायश्चित कहानी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर अथवा में आपको दिया गया है, दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना है, सारांश लिख सकते हैं या फिर उद्देश्य लिख सकते हैं। तो आकाशदीप और किसी एक का आपको जो है सारांश तैयार कर लेना है, आपको उतने में काम चल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, स्वपठित नाटक सूत्रपुत्र नाटक के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा सूत्रपुत्र नाटक के चतुर्थ अंक की कथा वस्तु संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपको जो भी आपके जिले में जो भी नाटक है उस नाटक का आपको चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाल सकते हैं, या फिर जो है उनके अंक की कथा वस्तु संक्षेप में लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा खंड खा। क्या आ जाता है, खंड खा आ जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपके सिलेबस में जो भी संस्कृत के पाठ है उनमें से 4 4 5 5 लाइनें ली जाएंगी, वो आपको यहाँ पर दिखेंगी। आपको उसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है।
और उनका जो है हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए दो दिए गए हैं, दोनों में से आपको जो आता है आप वो कर सकते हैं। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ने चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषति मारुता। अथवा आपको दूसरा दिया गया, दो आपको दिए गए हैं, दोनों में से आपको यहाँ पर कोई भी आप एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उसके वाक्यों में प्रयोग आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे नाक में दम करना मतलब कि बहुत परेशान करना, घी के दिए जलाना मतलब खुशी करना, अंधों में काना राजा होना मतलब कि कम व्यक्ति वाला भी जो है अनपढ़ों में ज्ञानी होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाते हैं मुहावरे के अर्थ। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, तो क्या कह रहा है, स्वागतम का संधि विच्छेद होगा। तो स्वागतम का संधि विच्छेद होगा सुधन आगतम, क्या होगा, सुधन आगतम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सा वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नाविक का संधि विच्छेद होगा। तो नाविक का संधि विच्छेद होगा नौ धन एक, क्या होगा, नौ धन एक होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। नेक्स्ट है राजर्षि का संधि विच्छेद होगा। तो राजर्षि का संधि विच्छेद होगा राजा धन ऋषि, क्या होगा, राजा धन ऋषि होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आ वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है राग्य, क्या है, राग्य चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन और तृतीय विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर जो राग्य है वो क्या है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, क्या है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आ वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में आपको नेक्स्ट दिया गया है आत्मभी, क्या है, आत्मभी तृतीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन और यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन, क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए अचार और आचार। तो यहाँ पर इस अचार का मतलब तो होता है मुरब्बा और दूसरे आचार का मतलब होता है आचरण, कैसा आप आचरण करते उसी को हम लोग कहते हैं आचार। आपको ऑप्शन दिए गए थे बुरा आचरण और अच्छा, मुरब्बा और आचरण, स्थिर और चल, आम और चारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुरब्बा और आचरण। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन है अंशु और अंश, जिसमें है किरण और भाग, भाग और किरण, भाग और वरुण और सूर्य और भाग। तो यहाँ पर जो अंशु, पहली अंशु का अर्थ है किरण और दूसरे अंश का अर्थ है भाग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किरण और भाग। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का अनेकार्थी शब्द लिखिए अक्षर कच द्विज, क्या है, अक्षर कच द्विज, इसमें से आप किसी एक शब्द के अनेकार्थी शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। पहला है पृथ्वी से संबंधित, ऑप्शंस दिए गए थे पार्थिव, धारित्री, पृथु और प्राथमिक। तो यहाँ पर जो पृथ्वी से संबंधित होता है वो होता है पार्थिव। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आ वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो तुरंत कविता बना सके, क्या है, जो तुरंत कविता बना सके, आशु कवि, अकाट्य कवि और अभूतपूर्व। जो तुरंत कविता बना सके उसे कहते हैं आशु कवि। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आ वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को करके लिखिए। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, आपकी मेहनत कृपा होगी, मैंने भगवान का दर्शन कर लिया। अब यहाँ देखो मैंने भगवान का दर्शन कर, इसको आपको क्या करना है, किन्हीं दो वाक्यों को आपको यहाँ पर शुद्ध करना है, ठीक है, शुद्ध करना है। इसके बाद इसी में आपका 12 क्वेश्चन है शांत रस अथवा वीर रस का लक्षण और उदाहरण दीजिए। अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। दोहा अथवा बरवे छंद का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो ये सारे आपके दो दो नंबर में आते हैं, तो इनको आपको प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लेने, तो 100% आपके आएंगे एग्जाम में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 13। तो अपने निकट बैंक शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने नगर अथवा गांव की सफाई हेतु महापालिका या फिर नगर पालिका, ठीक है,
पालिका या फिर नगर पालिका अथवा ग्राम प्रधान को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भारतीय किसान समस्याएं और समाधान, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मेरी प्रिय कवि, पर्यावरणीय प्रदूषण, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलता है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दो को आप तैयार कर लीजिए, आपका जो है ईयरली एग्जाम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका पूरा क्लास 11th का हिंदी का ईयरली क्वेश्चन पेपर हमने आपको दिखा दिया है। इसी तरह का आपका जो क्लास 11 का ईयरली क्वेश्चन पेपर आएगा और इसी तरह के प्रश्नों को आप एग्जाम से पहले तैयार करके जाइएगा। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।